रियल स्थिति जो है, चाहे वो बाहर का माहौल है, डोमेस्टिक मार्केट है, या क्या हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक ढंग से आगे की तरफ शेप करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक आंखों देखा हाल है और ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसको देख करके जैसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स या कैपिटल मार्केट्स को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, या फिर पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप देखिए 4-5 सालों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काफ़ी सारे जो रेगुलेशंस है उसको डीक्रिमिनलाइज करने के ऊपर ये जो चीज़ें सरकार कर रही है, ये हमेशा इकोनॉमिक सर्वे में हमको पढ़ने को मिला। और फिर यही चीज़ें जो हैं ये रिफॉर्म्स के तौर पर भी देखने को मिलती है। तो इस नज़रिए से इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक लॉन्ग टर्म सेविंग्स की बात रहती है, तो हमारा हमेशा ये मानना है कि भाई इंडिया को देखिए, हम किसी को रियायत देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन किस तरीके से कॉम्पिटिटिव बनाया जाए उसकी बात हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमको देखना चाहिए कि भाई जैसे हम हैं वाइट ओक में, तो हम दुनिया भर में निवेश करते हैं। इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, हम दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी निवेश करते हैं। तब हम ये देखते हैं कि भाई इंडिया में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड, तो जो लोग कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में आप देखें तो डिविडेंड के ऊपर का टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले टैक्स नहीं था, वो न केवल टैक्स आया है उसको 12.5%, उसके ऊपर सरचार्ज और सेस। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% था तो उसका 15-20, उसके ऊपर सरचार्ज, उसके ऊपर सेस। और क्योंकि पहले हमने लॉन्ग टर्म गेन को जीरो किया था तो हमने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स डाला। अब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जहाँ तक मेरा अनुमान है 3-4 बार उसको भी हमने बढ़ा दिया है। तो होता ये है कि स्मिता जी, जब मार्केट देखिए 2018 में लॉन्ग टर्म गेन आया, उसके बाद तो 2019-2020 में एफआई फ्लो पॉजिटिव था। फिर 2 साल बीच में कहीं नेगेटिव हुआ, फिर कहीं पॉजिटिव हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई टैक्स की वजह से एफआई फ्लो नेगेटिव होता है, ये कतई मेरा मतलब नहीं है। बोलने वाली बात यह है कि आप इसको देखिए कि इंडिया भी एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है। अगर वर्ल्ड मार्केट में कहीं डॉलर में 10% रिटर्न बनना है, तो इंडिया में अगर एसटीटी, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, उसके ऊपर करेंसी डेप्रिसिएशन, ये सब आप देखोगे तो भाई जहाँ किसी मार्केट में 10 बनना है उसको मैच करने के लिए, बराबरी करने के लिए हमको पता नहीं 15, 16, 17 कितना रिटर्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि करेंसी है, एसटीटी है, शॉर्ट टर्म गेन है, ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक दैट ये सब जो कॉम्पिटिटिवनेस है इसको हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में खुद ऐसा बताया गया है कि अभी भी हमारा बाहर के कैपिटल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो तो जाने वाला है नहीं। बाहर से हमको कैपिटल चाहिए, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अभी जो प्राइवेट इक्विटी का पैसा आता है इतना, तो उसके लिए भी ये टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम लोग की मार्केट बढ़िया कर रही है, हमने पहले निवेशकों को अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये बरकरार रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक चीज जो मैंने नोटिस की, क्योंकि हम लगातार ये प्री बजट सेशन अपना चला रहे हैं हेमंत सर, तो उसमें एक चीज जो मैंने देखा, और हमारे पास लगातार मेल के जरिए भी जो सवाल आते हैं जिसमें बड़े कंसर्न होते हैं लोगों के, उसमें एक बहुत क्लियर चीज है कि लोग इनकम टैक्स को लेकर अभी से ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई चेंजेस उनको नहीं दिखेगा। बड़ा डिलेमा उनके लिए ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो पुराना टैक्स रिजीम है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, और कुछ इस तरीके की चीजें दिख सकती हैं क्या सर? आपका मतलब अजम्पशन ही लगा सकते हैं हम, बाकी क्या होगा ये तो संडे को पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं सर इस पर? मिता मेरे लिए है। सर हेमंत सर आपके लिए। हाँ जी। जी आई थिंक अगर हम देखें रियली जो जो पिछले बजट में सरकार ने किया, उसके बाद जो और स्टेप्स लिए, चाहे वो GST 2 हो, ओवरऑल काफी कुछ हुआ है उसमें। तो मुझे लगता नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं कि सरकार को अगर फिजिकल डेफिसिट को भी मेंटेन करना है 4.4 पे, या जो उनकी प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं, तो उसमें कितना ज्यादा स्कोप है। बट आई थिंक कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकम टैक्स की भी बात करें, तो जैसे सेक्शन 87A है, उसकी जो क्लैरिटी है वो अभी भी नहीं है कि वो जो इनकम है, अगर आपकी और उसमें कैपिटल गेन भी है, तो वाकई में आपको वो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं। तो आई थिंक ये क्लैरिटी अगर आ जाए तो ऑब्वियसली काफी निवेशकों को उस पर फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जब इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया गया है कि मेजर शिफ्ट है फाइनेंशियल सेविंग्स के ट्रेंड में, तो जाहिर सी बात है कि सरकार चाहेगी कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। सरकार को भी फायदे हैं, इन्वेस्टर्स को फायदे हैं, इकोनॉमी को फायदे हैं। तो वहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे आशीष ने अभी बात की, कुछ ये जो टैक्स रैशनलाइजेशन की जो बात हो रही है, चाहे वो एसटीटी है या कैपिटल गेन है, ऑब्वियसली उस पर काम करने की जरूरत है। मुझे मालूम नहीं कितना कितना स्कोप है फाइनेंस मिनिस्टर के पास, कितनी लीवे है वहां पे करने के लिए।
पर डेफिनेटली ये कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप बात करते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की, कंसिडरिंग जिस तरह के वहां पे अटेंडेंट रिस्क है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी होगी कि आप इंसेंटिवाइज करें, थोड़ी स्टेबिलिटी हो टैक्स रिजीम के अंदर, जैसे कैपिटल गेन की बात हो या एसटीटी हो, कहीं ना कहीं उसमें डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है। अब देखते हैं कितना उसमें वो पॉसिबल है कि नहीं, बट आई थिंक कुछ चीजें डेफिनेटली मिल सकती है। जैसे हम काफी समय से बात कर रहे हैं कि जो डेट फंड्स है, देखिए डेट फंड्स में रुझान इन्वेस्टर्स का निकल गया है, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि उसमें एक डेट में आपका पैसा जाए, ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैसा इक्विटी में लगाना है। और डेट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है अभी इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली जो टैक्स एंगल को अगर हम देख के बात करें। तो वहां पे अगर कुछ चेंज होता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए uh, ये फायदा होगा कि वो अपने डेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सके, या उनका जो एलोकेशन है वो बढ़ा सकें। तो ये कुछ एरियाज हैं डेफिनेटली जिसमें बहुत ज्यादा बर्डन ना डालते हुए बजट के ऊपर या बजट के डेफिसिट के ऊपर कुछ चीजें हैं जो की जा सकती है उसमें, चाहे वो क्लैरिटी हो या फिर थोड़ी सस्टेनेबिलिटी अगर आप लेके आए तो डेफिनेटली वो फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। और इन सब को देखते हुए अब आते हैं हम थोड़ा सा निवेशकों के उस पर कि आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत फोमो, और आज भी आप देखिए 4 लाख के पार चांदी, ऐसे में सोना चांदी सब कोई चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में शामिल करें, इक्विटी तो है ही, डेट के बारे में भी सर ने बताया ही। कुल मिलाकर ये आप एक बार दर्शकों को समझाइए कि अगर 6 महीने के लिए उनको अपने एसेट एलोकेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी चेंज करनी हो तो क्या कर सकते हैं वो, आशीष सर? स्मिता जी, देखिए क्या होता है कि एसेट एलोकेशन अगर किसी का है, फर्ज कीजिए कि भाई जो पिछले थोड़े सालों में हुआ उसको ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा लगता है कि भाई किसी के पोर्टफोलियो में 100% इक्विटी है, तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में 100% इक्विटी है, और वो इसलिए है क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि लंबे अरसे में जो लॉन्ग टर्म इक्विटी है उसको कुछ बीट नहीं करता है, और इक्विटी जो है वो सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर में आने वाला एसेट क्लास है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जब कोविड भी आता है ना, तो डिजिटल कंपनीज और फार्मा कंपनीज के शेयर चलते हैं। जब गोल्ड चलता है ना, तब भी गोल्ड माइनिंग कंपनीज के शेयर्स चलते हैं, राइट। तो क्या होता है कि किसी भी माहौल में कोई ना कोई तरीके से इक्विटी मार्केट में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन इक्विटी का रहता है। तो और लंबे अरसे में इंडिया में तो हमने देखा है कि पिछले 32 साल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तब से हिस्ट्री है कि 12.5% के रेट पे नॉमिनल जीडीपी ग्रो हुआ है, लगभग उसी रेट पे बड़ी कंपनियों का ईपीएस भी ग्रो हुआ है, और लगभग 14% कंपाउंड रेट पे सेंसेक्स का भी ग्रोथ हुआ है। तो भाई लंबे अरसे में जो इक्विटी है उसको तो कोई बीट नहीं करता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को बिलीव करते हैं और पैसा इक्विटी में रखते हैं। जो इक्विटी इन्वेस्टर हैं उनको ये सारे वॉलेटिलिटी को थोड़े समय के लिए इग्नोर करना चाहिए। लेकिन हाँ, जरूर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इस तरीके, भाई 1.5 साल से रिटर्न नहीं बन रहा है, बीच में मार्केट गिर गया, अब हम यूएस की बात कर रहे हैं, फिर गोल्ड और सिल्वर चलने लगा, तो ये सब चीज़ों को देख करके डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने इक्विटी कन्विक्शन को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कन्विक्शन को खो देते हैं। तो तो पिछले 1.5 साल में जो हुआ उससे सीख लेनी चाहिए। सीख ये लेनी चाहिए कि भाई अगर आप 100% इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं झेल सकते हैं, और इस तरीके की वॉलेटिलिटी, और भाई साल 1.5 सालों के रिटर्न नहीं बना, ये सब अगर नहीं झेल सकते हैं, तो जरूर इक्विटी के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में ये गोल्ड, फिक्स्ड इनकम, एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट, ये होना चाहिए, बात सही है। लेकिन एसेट एलोकेशन चेंज करने के लिए भाई ये नहीं कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड सिल्वर ले लो, इक्विटी को निकाल दो। एसेट एलोकेशन चेंज करने की भी एक प्रक्रिया होती है, कोई प्रोसेस होता है। तो पिछले 1.5 साल में जो हुआ उससे आप सीख लीजिए, और वो सीख लेके आप आने वाले साल 2 साल में धीमे धीमे कि भाई अगली बार ऐसा अपने पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप धीमे धीमे अपना एसेट एलोकेशन को चेंज करिए। तो ओवरनाइट तो कुछ नहीं करना चाहिए। रही बात गोल्ड और सिल्वर की, तो भाई इक्विटी पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी कम करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए, खराब माहौल में भी ठीक ठाक रिटर्न पाने के लिए, एक इक्विटी पोर्टफोलियो में समझो 50-60% इक्विटी है तो उसके साथ 10-15% गोल्ड अच्छा है, वॉलेटिलिटी कम होती है, रिटर्न बढ़िया मिलता है। लेकिन ये चेंज अब आप जब इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा और गोल्ड न्यू हाइस बना रहा है, तो तुरंत आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, धीमे धीमे आपको एलोकेशन चेंज करना चाहिए। रही सिल्वर की बात, तो देखिए गोल्ड तो भाई सबको क्लैरिटी है कि ये प्रेशियस मेटल है, इसको आपको ईटीएफ लेना है, तिजोरी में रखना है, जो करना है, इसका प्रेशियस मेटल के अलावा दूसरा कोई यूज नहीं है।
सिल्वर का अमूमन लोग इस तरीके का लॉजिक देते हैं कि भाई सिल्वर लेना चाहिए क्योंकि इसकी तो इंडस्ट्रियल डिमांड है, इसकी तो इंडस्ट्रियल यूज है। अब ये लॉजिक से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है तो भाई इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड घटती भी है। तो जिस चीज की इंडस्ट्रियल डिमांड है ना, वो प्रेशियस मेटल ज्यादा वॉलेटाइल बना देता है। वो प्रेशियस मेटल का फंक्शन पूरा करने के बजाय उसको बिल्कुल ही वॉलेटाइल बना देता है, राइट। और जो चीज 50,000 रुपए की थी, उसका दाम अगर 4 लाख हो जाता है तो उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड सेम की सेम बरकरार रहेगी। ये लॉजिक भी कोई बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा कोई मतलब नहीं बनता है इस लॉजिक का। और बिल्कुल। सिल्वर पास्ट में जब हाई पॉइंट से सिल्वर गिरा है तो भी सालों साल निकल गए इसको अपनी प्रीवियस हाई को रिकवर करने में। तो आई थिंक एसेट एलोकेशन आपको रिव्यू करना चाहिए। हेमंत जी हैं, सलाहकार हैं आपके पास, आप ऐसे सलाहकार से, वित्तीय सलाहकार से पूछिए, एसेट एलोकेशन को रिव्यू करिए। लेकिन रातों रात भाई अब सिल्वर लेना है ये सब से तो रिस्क बढ़ेगा लेकिन पोर्टफोलियो में, अभी घटेगा। इसी तरीके का फोमो आप देखिए हर जगह आपको दिख जाएगा, भले वो 3 लाख 3.5 लाख या 4 लाख भी हो जाए तो भी लोग यही पूछते हैं कि क्या आप सिल्वर ले ही लेना चाहिए। बिल्कुल, और इस पर भी तो बात जो करेंगे। फोमो अभी है, हाँ, तो स्मिता जी, गोल्ड और सिल्वर में जो फोमो अभी है भाई, तो 2024 में तो वो सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड में फोमो था। एग्जैक्टली, हाँ। तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा। एसेट एलोकेशन को रिव्यू करना और एक पैटर्न पॉलिसी फॉलो करना, ये बेटर रहेगा। बिल्कुल, और करेंगे इस पर बात, और साथ ही जानेंगे कि क्या फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड, इन दोनों में कौन से आपको लगते हैं बेहतर। इन तमाम बातों को जानेंगे ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या होनी चाहिए सही एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी आपके लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है हेमंत रुस्तगी और साथ ही आशीष समैया भी हमारे साथ हैं। हेमंत सर, अब मैं आपके पास आती हूँ। दो चीजों को लेकर लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहला ये कि वो एफडी में निवेश करे या फिर डेट में निवेश करे, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसका ऑप्शन है उनके पास, यानी कि एफडी का ऑप्शन बहुत अच्छा, उनके पास डेट है। और कई बार लोग ये सोचते हैं डेट तो आखिरकार मार्केट से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, तो क्यों ना एफडी में पैसे डाले। ऐसे में आप क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे? जी स्मिता, देखिए अगर हम एफडी और डेट फंड की कंपेयर करें तो मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि एक समय था जब डेट फंड जो है काफी अट्रैक्टिव था, स्पेशली बिकॉज देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें रिटर्न इक्विटी के मुकाबले में कम रहती है। तो ऑब्वियसली वहां पे अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको पूरी जो ग्रोथ है उसके ऊपर आपको अगर टैक्स देना पड़े तो आपके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि उसको उसके ऊपर बजट में थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो देखिए
डेट जो है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है ऑब्वियसली। अगर आप सही काफी सारी कैटेगरीज है वहां पे, 16 कैटेगरीज है। अगर आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से सही फंड चुने, तो डेफिनेटली डेट फंड्स में ये पोटेंशियल है कि वो आपको एफडी से बेटर रिटर्न दे सकते हैं। और एफडी में भी देखिए, आप अलग अलग समय के लिए एफडी करते हैं, आप शॉर्ट टर्म की एफडी करते हैं, एक लॉन्ग टर्म की एफडी करते हैं। तो जैसे अगर आप हम बात करें शॉर्ट टर्म में, अगर हम बात करें, या बिल्कुल जो पार्किंग ऑफ फंड्स है, लिक्विड फंड्स वगैरह, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको सेविंग बैंक से बेटर रिटर्न दे सके। इवन डेट फंड में भी अगर आप देखें, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड्स हैं जिनमें ये पोटेंशियल है कि आपको डेट फंड से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो अगेन आई थिंक डिपेंड करता है आपका टाइम होराइजन कितना है, आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास समय है 3 से 5 साल का, फिर भी आप एफडी को देखते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि वहां पे अगर आप जो हाइब्रिड फंड्स है, चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड हो, चाहे वो इक्विटी सेविंग फंड हो, उनमें अगर आप निवेश करें, स्पेशली अगर आपका 5 साल का होराइजन है, 3 से 5 साल, तो वहां पे आपको बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी हमेशा आपको डेट फंड और एफडी के अंदर कंपेयर करना है। ऐसे भी ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको और जो कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं वो आपके लिए बेटर हो, क्योंकि आपके लिए वहां पे आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा रिस्क ना बढ़ाते हुए भी अगर आपके पास ऐसी ऑप्शंस हो जहां पे ग्रॉस रिटर्न बेटर हो, पोस्ट टैक्स रिटर्न बेटर हो, तो डेफिनेटली वहां पे उसको देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट फंड ही एक विकल्प है। दूसरी बात, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है, तो जो आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, स्पेशली अगर आपका होराइजन मान लीजिए 1 या 1.5 साल का है, हाँ। तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। बिल्कुल पर जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी इच्छा ये है कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, फिर भी अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि आपको रिटर्न बेटर मिल सके, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स उसमें आपको काफी सारे ऑप्शन देते हैं। जी। अब सर, क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बच गई है आशीष सर, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो ये कि इंटरनेशनल फंड्स को लेकर क्या सलाह आप देना चाहेंगे? थोड़ा शॉर्ट में इसको रखिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। पिताजी, सो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। 2025 जैसा साल हमको यही दिखाता है कि भाई इस साल इंडिया में भले रिटर्न नहीं बना, लेकिन दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स है इंडिया के अलावा, इसमें बढ़िया रिटर्न बना। और अब क्या है कि इंटरनेशनल फंड्स यहाँ पे डोमेस्टिकली म्यूचुअल फंड्स में भी मिलते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई इक्विटी पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत एलोकेशन यूएस में और थोड़ा बहुत एलोकेशन इंडिया के अलावा जो इमर्जिंग मार्केट्स है इसमें होना चाहिए। यूएस में एंट्री लेने का शायद ये सबसे बढ़िया समय नहीं है, लेकिन इंडिया के अलावा के जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया, ये सब जो है इसके लिए बढ़िया मौका है। और अगर आप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में अभी फंड्स नहीं है, लेकिन तो एलआरएस में गिफ्ट सिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के जो लोगों को इंटरनेशनल फंड का फोमो होता है गोल्ड और सिल्वर के अलावा, उससे भी बचने की जरूरत तो है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। आशीष सर आपका भी, और हेमंत सर थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। तो एसेट एलोकेशन की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपने जानी, और इसी के साथ इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।
प्रस्तुत पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI, the banker to every Indian truly। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मेन विद द कैप 9300 300 300। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और शून्य स्टॉक ट्रेडिंग ऐप।